हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज हम शेड्यूल्स पढ़ने वाले स्टूडेंट। क्या पढ़ेंगे आज? शेड्यूल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा। तो टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल दिए हुए स्टूडेंट? टोटल 12 शेड्यूल्स है। कितने? 12 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखोगे ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना स्टूडेंट, तब टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 8। तो कब एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 8। बाद में लेटर एडिशन में कौन कौन सा शेड्यूल कैसे आया, कौन से अमेंडमेंट से आया, आपको याद रखना स्टूडेंट। तो 9 शेड्यूल आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। समझ गए स्टूडेंट? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, जो बेसिकली लैंड रिफॉर्म लॉ के ऊपर आया था स्टूडेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना, 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तब आया था 9 शेड्यूल। और 10 शेड्यूल कब आया स्टूडेंट? यह है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। कब आया 10th? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब ये क्या होता है डिटेल में मैं आपको जब एंटी डिफेक्शन की क्लास लूंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। देन 11th एंड 12th शेड्यूल, ये 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंदर पंचायती राज की बात करते हैं, यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी या म्युनिसिपैलिटी की बात की जाती है स्टूडेंट। तो समझ गए, ओरिजिनली 8 थे। 9th आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से। 10th आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। और 11 12th आया 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 8 ओरिजिनल, 1 1951, देन प्लस 1 1985, ये 10 था, 11 था 1992। तो टोटल कितने शेड्यूल्स आज? 12। तो याद रखना स्टूडेंट, आज कितने शेड्यूल्स प्रेजेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? 12। अब एक एक करके अपन में डिटेल में पढ़ते हैं शेड्यूल्स में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए शुरू स्टार्ट। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर टोटल जगह के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया की कितनी बाउंड्री है, कौन सा स्टेट है, उसका नाम क्या है। जैसे इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरी है, और सच अदर टेरिटरीज में एक्वायर्ड बाय इंडियन इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई भी टेरिटरी अपन एक्वायर करते हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान अपन ले लेते हैं वहां से, जो जल्दी ले लेंगे, या पीओके, तो वो भी अपने फर्स्ट शेड्यूल में ही आएगा। द शेड्यूल स्पेसिफाई द नेम ऑफ स्टेट की, स्टेट का क्या नाम होगा, यूनियन टेरिटरी का क्या नाम होगा, वो भी इसी शेड्यूल में है। इट क्लोजली लिंक द आर्टिकल 1। ये किससे लिंक किया हुआ है? आर्टिकल 1 से है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स को डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट, आर्टिकल 1। तो होप सो आपको समझ में आया होगा फर्स्ट शेड्यूल। द फर्स्ट शेड्यूल वाज सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो फर्स्ट शेड्यूल था उसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था 1956 का, जिससे कि अपने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए थे 1956 का। जिसे अपन ने स्टेट्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, विथ ऑर्गेनाइज स्टेट प्रिलिमिनरी ऑन द लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। जो पहले अपना स्टेट का क्लासिफिकेशन था एबीसीडी, उसको अपन ने अबोलिश कर दिया, हटा दिया था, और एक नया सिस्टम लेके आए थे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। तो ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 होता है। तो इसके अंदर कौन सा अमेंडमेंट याद रखोगे? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उससे क्या है था? स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो फर्स्ट तो एकदम आसान है स्टूडेंट्स, समझ में। आप सेकंड शेड्यूल देखते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। अब देखना सेकंड। सेकंड मतलब सेकंड की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है? एस से। तो आपको याद कैसे करना है? सेकंड शेड्यूल फॉर सैलरी। क्या याद रखना है? सेकंड फॉर सैलरी, एस से सेकंड, एस से सैलरी। तो द सेकंड शेड्यूल डील्स विद द सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड पेंशन ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनकी सैलरी, पेंशन, अलाउंस, प्रिविलेजेस है, सब कहाँ गिवन है? ये सेकंड शेड्यूल में गिवन है स्टूडेंट। जितनी भी सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस और पेंशन मिलती है जितने भी ऑफिसर्स है उनको, उनकी सैलरी कहाँ मेंशन है? सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। जनरल रूल, सैलरीज और अलाउंस आर डिटरमाइन पार्लियामेंट बोर्ड। जितनी भी सैलरी और अलाउंस डिटरमाइन करता है, मतलब डिसाइड करते हैं कि किसको कितना मिलेगा, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट बाय लॉ करता है डिसाइड, मतलब कानून बनाएगा पार्लियामेंट उसके ऊपर। तो कानून से वो डिसाइड होगा, समझ गए स्टूडेंट। पार्लियामेंट बाय लॉ से डिसाइड होगा किसको कितनी सैलरी मिलेगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, द सैलरी ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बाय नॉट पार्लियामेंट।
जो स्टेट की कुछ ऐसी सैलरीज है जो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। जैसे सीएम की सैलरी, या स्टेट काउंसिल मिनिस्टर की सैलरी, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी सैलरी, या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव उनकी। तो ये चारों की सैलरी डिसाइड कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर बाई लॉ। कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर बाई लॉ। बाकी कौन करेगा? पार्लियामेंट बाई लॉ। समझ गए स्टूडेंट? अब आपको कुछ आर्टिकल्स याद रखने स्टूडेंट, मैं याद कराने की कोशिश करता हूं आपको। हाँ, तो आर्टिकल शेड्यूल सेकंड में किस किस की सैलरी डिटरमाइन है, मतलब प्रेजेंट है। आर्टिकल 59 प्रेसिडेंट की सैलरी, 65 वाइस प्रेसिडेंट, 75 प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन कौन से आर्टिकल मैंने बताया? 59 प्रेसिडेंट, 65 वाइस प्रेसिडेंट, 75 प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद हुआ स्टूडेंट? 59, 65 एंड 75। देन 97 स्पीकर ऑफ लोकसभा। 97 में क्या? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 125 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 केग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148। तो कौन कौन से याद हुए? 59 प्रेसिडेंट, 65 वाइस प्रेसिडेंट, 75 प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 97 स्पीकर ऑफ लोकसभा, 125 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। समझ में स्टूडेंट? देन आर्टिकल 158 गवर्नर, 164 चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन इनकी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। बाकियों की कौन करेगा? पार्लियामेंट बाय लॉ। 164 चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आर्टिकल 221 जज ऑफ द हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके अलावा एक यहाँ पे रह गई थी मेरे से, आर्टिकल 186 स्पीकर ऑफ विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा 186। तो आपको याद हुई होगी 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। तो ये याद रखनी है स्टूडेंट आपको। तो ये सेकंड शेड्यूल था। अब करते हैं स्टूडेंट थर्ड शेड्यूल। अब थर्ड शेड्यूल में स्टूडेंट आपको मिलेगी ओथ। क्या मिलेगी स्टूडेंट? ओथ। जितनी भी ओथ गिवन हो थर्ड शेड्यूल में गिवन है। तो थर्ड शेड्यूल से आपको क्या याद रखना? ओथ याद रखना है स्टूडेंट, ओथ, है ना। तो जितनी भी ओथ पढ़ी जाती है वो सारी थर्ड शेड्यूल में गिवन हो, कुछ एक्सेप्शन है वो बता देता हूं मैं आपको। द थर्ड शेड्यूल डील विद द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। तो इसमें क्या दी हुई है? ओथ और अफर्मेशन। इट एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जाहिर करता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कमिटमेंट कितना है, लॉयल्टी कितनी, इंटीग्रिटी कितनी है। एवरी ओथ कंटेन द वर्ड, हर ओथ में क्या लिखा हुआ है? ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है ओथ के अंदर? ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये किसके नाम पे ली जाती है? तो इन द नेम ऑफ गॉड और सोलेमनी अफिम। तो दोनों के बहुत वैलिड होता है। इसमें भगवान के नाम पे भी ले सकते हैं या अथीस्टर तो वैसे भी ले सकते हो, कोई मतलब भगवान के नाम पे जरूरी नहीं है। तो दोनों इसमें अलाउ है। ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ भी एक बार यूपीएससी ने। स्पेशल प्रोविजन, अब मिनिस्टर तो लेते हैं ट्रू फेथ एलिजियंस की, उसके अलावा उनकी एक और ओथ होती है ना, ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं। दूसरी ओथ क्या लेते हैं? वो ओथ ऑफ सीक्रेसी। कौन लेता है? मिनिस्टर लोग। ये तो लेते हैं ट्रू फेथ एलिजियंस, उसके अलावा कौन सी लेते हैं? ओथ ऑफ सीक्रेसी। ये याद रखना, ओथ ऑफ सीक्रेसी भी अलग से ओथ ये लोग लेते हैं। उसके अलावा जज और सीएजी की एक्स्ट्रा कमिटमेंट होती है, उनकी मतलब एक्स्ट्रा लाइन होती है। ये तो लेते हैं ट्रू फेथ एलिजियंस, उसके लिए एक्स्ट्रा लाइन ये होती है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। किस किस की? जज की और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो समझ गए? मिनिस्टर हो चाहे से कोई भी हो, जज हो या सीएजी हो, वो ये तो ले गए ट्रू फेथ एंड द एलिजियंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट मिनिस्टर तो एक ओथ ऑफ सीक्रेसी एक्स्ट्रा लेते हैं, और जज और सीएजी एक्स्ट्रा कमिटमेंट करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लाइन है इनकी। समझ गए स्टूडेंट? उसके अलावा जो डायरेक्टली हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल में मेंशन मिलती है, वो कौन सी ओथ है? आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट की, 69 वाइस प्रेसिडेंट और 159 गवर्नर की। ये डायरेक्टली आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये शेड्यूल में गिवन नहीं है। तो इसमें कौन सी है? प्रेसिडेंट क्या लेता है? आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए स्टूडेंट? ये कौन लेता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या रहता है? तो ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सेम लेता है, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस। ये भी डायरेक्टली आर्टिकल में गिवन, आर्टिकल 69 में।
और आर्टिकल 159 में गवर्नर क्या लेता है, आई विल प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो होप सो स्टूडेंट आपको थर्ड शेड्यूल भी समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। अब नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ शेड्यूल पे। अब फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है स्टूडेंट, द फोर्थ शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। राज्यसभा की जितनी भी सीट है एलोकेट की जाती है, जैसे मान दो हर स्टेट की अलग अलग सीट है राज्यसभा की। जैसे एग्जांपल के तौर पर उत्तर प्रदेश की कितनी सीट आती है 31, राजस्थान की 10, दिल्ली की 3 ही सीट आती है। अब आप बोलोगे स्टूडेंट्स कि ये कैसे डिसाइड होता है, तो पॉपुलेशन पे डिपेंड, जिसकी जितनी पॉपुलेशन उतनी उसकी सीट जाती है। इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ईच स्टेट यूटी एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भेजा जाता है राज्यसभा में। स्टेट्स और यूटीओ अपने मेंबर्स भेजते हैं जितनी भी उनकी सीट्स होती है। सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे, बेस पे इनको अलॉट किया जाता है स्टूडेंट, किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। मेंबर आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय द इलेक्टेड मेंबर। ये जब आपको मैं प्रेसिडेंट बताऊंगा तो मैं डिटेल में समझूंगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। बस आप समझ लीजिए कि एक तरह से इनके इलेक्शंस होते हैं, तो थोड़ा तरीका अलग होता है, उस हिसाब से इनकी सीट्स डिसाइड होती है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक अपन आगे पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा मैं। तो अभी समझ गए शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, इतना याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट। बाकी अपने अपने स्टेट्स की आप सीट जरूर याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको आपके स्टेट में कितनी सीट है। जैसे उत्तर प्रदेश 31, राजस्थान 10 और दिल्ली 3। और आजकल तो यूपीएससी काफी कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दे देता है और पूछ लेता है किसी भी स्टेट की, तो वो भी थोड़ा क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए अब करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल, काफी इजी है स्टूडेंट, एक साथ ही पढ़ाऊंगा इनको मैं। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 244, कौन सा आर्टिकल देखेंगे, 244। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात करता है, कि जितने भी शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो आर्टिकल 244 में क्या लिखा है, गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया इन द इंडिया थ्रू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल में जो गिवन है। जो भी अपने देश में शेड्यूल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, अब इनको डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, ये शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है। वो कोई कमेटी बैठाते हैं, वो कमेटी उनको बताती है, फिर वो डिसाइड करते हैं। तो कौन से शेड्यूल में आएंगे, फिफ्थ शेड्यूल में। अब फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है, आर्टिकल 244(1) के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, ये सारे स्टेट पे लागू होते हैं, कुछ स्टेट्स को छोड़ के। अब कौन से स्टेट पे ये लागू नहीं होता शेड्यूल एरिया वाला कंसेप्ट, जो फिफ्थ शेड्यूल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 4 स्टेट याद रखने, नॉर्थन ईस्टर्न में 4 स्टेट याद रखने जो शेड्यूल एरिया फिफ्थ शेड्यूल में कवर नहीं होता है। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, समझ गए। अब आप बोलोगे है ना, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ज्यादातर गवर्नर इनका देखता है ना। एडवाइजरी काउंसिल भी बना सकते हैं कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए क्या क्या करना चाहिए। गवर्नर के मॉडिफाई और सस्पेंड लो भी कर सकता है शेड्यूल एरिया में, मतलब मॉडिफाई सस्पेंड अपने अकॉर्डिंग। अब सिक्स्थ शेड्यूल आता है जो ट्राइबल एरिया है, वो करता है एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल फोन, जो 4 स्टेट रह गए थे ना उनका कौन करता है, वो सिक्स्थ शेड्यूल में किया हुआ है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, सिक्स्थ शेड्यूल। उसमें भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जा सकती है, रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है, और यहाँ पे खुद के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर भी होती है इन काउंसिल्स की। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सकता है इन एरियाज में। तो समझ गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये याद रखना है आपको, ये सिक्स शेड्यूल में आते हैं, बाकी सारे फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल समझ में आया होगा। चलिए सेवन शेड्यूल में आते हैं स्टूडेंट। सेवन शेड्यूल स्टूडेंट, अब सेवन शेड्यूल डील किससे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब आपने 3 लिस्ट का नाम सुना होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये किसमें गिवन है स्टूडेंट, ये है सेवन शेड्यूल में। ये सेवन शेड्यूल आपको याद रखना है। द आर्टिकल 246 विल डिफाइन द स्कोप ऑफ लॉ मेकिंग पावर, किसके पास होगी, मतलब यूनियन पे कौन कानून बनाएगा, स्टेट पे कौन कानून बनाएगा, और दोनों पे अगर बात आ जाएगी कोई सब्जेक्ट में तो कौन कानून बनाएगा। ये सब सेवन शेड्यूल में गिवन है। तो 3 लिस्ट गिवन है। यूनियन लिस्ट, जिसमें कौन कानून बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाता है स्टूडेंट। ये नेशनल इंपोर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, करेंसी हो गई, रेलवे हो गई, इन पे कानून कौन बनाएगा, हमेशा यूनियन बनाएगा। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, रेलवेज। अब स्टेट लिस्ट पे कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है कानून, जैसे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इस पे कानून कौन बनाएगा, उसमें बनाएगा स्टेट।
अब कॉन्करेंट जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकते हैं। अगर इनमें कोई कंफ्लिक्ट हो जाएगा तो यूनियन का कानून ज्यादा माना जाएगा, आर्टिकल 254 के अकॉर्डिंग यूनियन लॉ प्रिवेल। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, मैरिज डिवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, तो इन पे कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर आपस में हो जाती है तो डिसाइड किसका किया जाएगा, माना यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा हमेशा से। तो ये 7 शेड्यूल था स्टूडेंट। अब देखिए 8 शेड्यूल। स्टूडेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 शेड्यूल को मानता हूं मैं, क्योंकि अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 8 शेड्यूल से आते हैं। लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, लैंग्वेज वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब आप स्टार मार्क कर देना और याद कर लेना, जैसे पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ से, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8 शेड्यूल में बेसिकली दी हुई है लैंग्वेज। क्या दी हुई है? लैंग्वेज। तो पहला पॉइंट तो याद रखना, इंडिया इज नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, लेकिन कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है स्टूडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिकॉग्नाइज ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज अंडर द 8 शेड्यूल। अब 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज आती है उसी को रिकॉग्नाइज करता है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, लेकिन रिकॉग्नाइज कितने को करता है, कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है अपना 8 शेड्यूल को देखते हैं। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था 14 लैंग्वेज थी। कितनी थी स्टूडेंट? 14 लैंग्वेज थी। बाद में 8 लैंग्वेज और एड हो गई है। अब टोटल कितनी हो गई है? 22। कितनी हो गई है स्टूडेंट? 22। पहले कितनी थी? 14। 8 बाद में जुड़ी है धीरे धीरे, और टोटल 22 हो गई। आज कितनी है? 22। तो पहला तो याद रखना आज कितनी लैंग्वेज है? 22 है स्टूडेंट। अब ये चीज आपको याद रखनी है, जो बॉक्स अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, ये आपको ऐसे कैसे याद कर लेना, मैं ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961, उससे कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? सिंधी। कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी स्टूडेंट? सिंधी। फिर 71 21 में 50 जोड़ा दो, 50 जोड़ दोगे तो कितने आएंगे? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में मिली है के एम एन। याद रख सकते हैं के एम एन, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से आया है स्टूडेंट। किससे आया है? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। कोंकणी मणिपुरी नेपाली। समझ गए स्टूडेंट? देन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। अब 92 यहां से 92 याद रख सकते हैं। फिर 2003, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से आया है बीडीएमएस। तो बीडी याद रख सकते हो, बीडी फिर एमएस, बोडो डोगरी मैथिली संथली। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो ये 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई है। तो कितनी हो गई स्टूडेंट? ये 8 लैंग्वेज बता दी कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑफिशियली में तो 14 थी, बाद में 8 जोड़ी है। तो पहले 21st से आई सिंधी, 71st से आई कोंकणी मणिपुरी नेपाली, फिर 92 से आई है बोडो डोगरी मैथिली संथली। समझ गए? अब कुछ आर्टिकल्स बता देता हूं मैं। आर्टिकल 340 प्रोवाइड कमीशन एंड कमिटी ऑन पार्लियामेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज में कमीशन बनाया जाता है, कमेटी फिर वही डिसाइड करती है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देना है नहीं देना। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव और द डेवलपमेंट प्रमोशन हिंदी लैंग्वेज की बताता है कि कैसे डेवलप करवाना है, प्रमोट करना है। आर्टिकल 351 में दिया हुआ है। तो दोनों आर्टिकल याद रखना स्टूडेंट आप। अब आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट कि जो ऑफिशियली लैंग्वेज थी अपने में, बाकी तो मैंने आपको बता ही दी अभी। उसके अलावा टोटल कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज, तो वो भी याद रखनी है आपको। तो सबसे पहले कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। क्या बनाएंगे? ट्रिक। सबसे पहले आसामीज, या सीक्वेंस वाइज ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखो आसामीज, आसाम की लैंग्वेज मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की आसामीज हो गई। आसाम के पास ही बंगाल भी है, तो बंगाली भी आ गई, है ना। तो ये मैप है, तो यहाँ पे आसाम हो गई, यहाँ पे बंगाल हो गई। बंगाल से कूद के कहां गए? गुजरात में गए। अब गुजरात के लोग ऊपर तो हिंदी बोली जाती है नॉर्थ में, तो मैं क्या क्या हो गई? आसाम, बंगाल, गुजरात और हिंदी। अब हिंदी के बाद एकदम से हिंदी के लोगों को कन्नड़ समझ नहीं आती, कैसे कन्नड़ हो गया। और यहाँ पे K1 K2 याद रख सकते हैं, दूसरा कश्मीरी हो गई। तो स्टूडेंट याद हुई आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ एंड कश्मीरी। याद हुई स्टूडेंट? तो पहली ट्रिक समझ गए आप 7 लैंग्वेजेस की? आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और कश्मीरी। आसाम बंगाल पास है, बंगाल से गुजरात में क्या, गुजरात के लोगों को थोड़ी हिंदी आती है ऊपर, हिंदी वालों को कन्नड़ नहीं आती, और कन्नड़ के लोग कश्मीर घूमने जाते हैं।
कैसे भी ट्रिक बना लो स्टूडेंट। अब करते हैं, अब वापस से ईस्ट में आ जाओ। सबसे पहले उड़िया, है ना। अब उड़िया लोग बोलते हैं, अब उड़ता कहाँ है, उड़ता पंजाब, तो उड़िया के बाद पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़िया पंजाब। पंजाब उड़ेगा तो कुछ भी बोलेगा तो उनको लगेगा वो संस्कृत बोल रहे हैं, नशे में कुछ भी बोलते हैं ना। तो उड़िया, पंजाब, संस्कृत। अब दूसरे आ जाओ, फिर सबसे नीचे आ जाओ, तमिल, टीटी, तमिल, तेलुगु, तमिल तेलुगु। अब यहाँ पे मलयालम नहीं है स्टूडेंट, ये याद रखना, मलयालम नहीं है इसके अंदर, मलयालम नहीं है यहाँ पे लैंग्वेज। सॉरी स्टूडेंट, माय मिस्टेक, मलयालम भी है और मराठी भी है। मलयालम एंड मराठी, वो गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ से क्या याद करवाया था, उड़िया, उड़िया के लोग उड़ते हैं पंजाब में, पंजाब के लोग फिर संस्कृत बोलते हैं, फिर नीचे तमिल तेलुगु मलयालम, तमिल तेलुगु मलयालम मराठी और आखिरी में उर्दू। तो एक बार मैं वापस से याद करवाता हूँ। देखो, असम, असम से बंगाल जाओ, बंगाल से गुजरात, गुजरात के लोग हिंदी आती है, हिंदी वालों को कन्नड़ नहीं आती, कन्नड़ कश्मीर घूमने जाते हैं। और ऐसे भी आ सकते हो, कन्नड़ के नीचे मलयालम आती है केरला में। फिर उड़िया, उड़िया के लोग पंजाब उड़ते हैं, फिर उनको संस्कृत नहीं आती, फिर संस्कृत नीचे तमिल तेलुगु बिल्कुल समझ नहीं आती, उर्दू और मराठी। तो ये टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई, 14। उसके अलावा मैंने और कौन सी बताई थी स्टूडेंट आपको, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। टोटल कितने, 22 लैंग्वेज हो गई। तो लास्ट टाइम वापस से देख लीजिए स्टूडेंट, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी एंड मलयालम। समझ गए स्टूडेंट। अब कुछ लैंग्वेज है जिनको क्लासिक स्टेटस का भी दर्जा मिला हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। अब इनमें से ये कुछ है लैंग्वेजेस जिनको क्लासिक स्टेटस है, जैसे कौन सी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी को 2024 में जोड़ा गया स्टूडेंट, पाली, प्रकृत, आसामी। ये मराठी, पाली, प्रकृत, आसामी से 2024 में जोड़ी गई है, मराठी, पाली, प्रकृत, आसामी। तो ये आपको याद रखना है, क्लासिक लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पाली, प्रकृत, आसामी। समझ गए स्टूडेंट। तो ये 8 शेड्यूल हो गया आपका। अब 9 शेड्यूल देखिए स्टूडेंट। अब देखो, 9 शेड्यूल बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए बनाया था गवर्नमेंट ने खुद के लिए, कि भैया जो भी कुछ अगर 9 शेड्यूल में किसी भी कानून को डाल दिया गया तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब उसको कोर्ट चेक नहीं कर सकता। तो पर्पस क्या था, प्रोटेक्ट सर्टेन लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से आया था। ओरिजिनली तो ये लैंड रिफॉर्म के लिए था, रिफॉर्म लॉ के लिए, बट इसको बाद में यूज कैसे किया गया, एज ए डस्टबिन यूज किया गया। क्या यूज किया गया, एज ए डस्टबिन। लॉज प्लेस अंडर दिस कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर कुछ भी चेंज किया जाएगा फंडामेंटल राइट में तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया तो। करंट पोजीशन क्या है इसकी, जैसे केशवानंद भारती जजमेंट आया, 9 शेड्यूल को ओपन कर दिया है जुडिशियल रिव्यू के लिए। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को परेशान करेगा, मतलब वो करेगा, वायलेट करेगा किसको, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये किसके बाद आया था, लैंडमार्क केस था, केशवानंद भारती जजमेंट, जो आगे फंडामेंटल राइट की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। समझ में आया आपको 9 शेड्यूल। अब देखिए 10 शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको दल बदलू बोलते हैं, आयाराम गयाराम, आपने सुना होगा। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक 1985 से जुड़ा था। ये था कि पॉलिटिकल डिफेक्शन, मतलब लोग पार्टियां बदल लेते हैं ना, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में, उसको रोकने के लिए था। जब वॉलेंट्री गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप छोड़ देता है, या जब वोट करने के लिए बोला जाता है पार्टी विप, मतलब पार्टी उनको ऑर्डर देती है कि इसको वोट देना, अगर वो नहीं करते, एब्सटेन कर देते हैं, तो उसके खिलाफ भी उसके एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। और ये डिसाइड कौन करता है कि ये बंदा है नहीं एंटी डिफेक्शन में, स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस डिसाइड करते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होता है तब डिफेक्शन नहीं माना जाता। ये एंटी डिफेक्शन में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी आप अभी इतना समझ लीजिए, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, स्पीकर, चेयरमैन। और यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में का क्वेश्चन आ चुका है इस जगह से स्टूडेंट। चलिए लास्ट 2 शेड्यूल्स फिर खत्म करते हैं क्लास स्टूडेंट, थोड़ी लंबी क्लास हो गई आज। अब 11 शेड्यूल एडेड हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 1992 से। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट की बात करता है, जिसमें एग्रीकल्चर, रूरल हाउस, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब गाँव में होनी चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूट को स्ट्रॉन्ग करता है। यह आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और 12th भी उसी टाइम पे आया था, लेकिन इसका अमेंडमेंट कौन सा है, 74th है। और ये अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता है, म्युनिसिपैलिटीज की, जिसमें अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट, स्लम इंप्रूवमेंट या पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं। ये डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो ये आपके सारे शेड्यूल्स यहाँ पे खत्म होते हैं स्टूडेंट। होप सो आपको ये शेड्यूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके पीवाईक्यू करवाऊंगा,
तो आप पीवाईक्यू देखना कि कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जिनमें एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपके बोनस का काम करते हैं स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।